नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश में मंकी पॉक्स से पहली मौत। यूएई से केरल लौटा था 22 वर्षीय संक्रमित युवक। यूएई में ही शख्स की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। मंकी पॉक्स पर केंद्र सरकार की ओर से टास्क फोर्स गठित। कामयाब रही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। केंद्र सरकार को मिलेंगे 1.5 लाख करोड़ रुपए। 700 मेगाहर्ट्ज में जियो को मिले सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और हफ्ते की शुरुआत तो हो चुकी है। अब ऐसे में कहां आपको अपने निवेश प्लानिंग में बदलाव करना चाहिए, निवेश की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। ईपीएफओ ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लॉन्च की नई सुविधा। बताएंगे आपको क्या है ये सुविधा। पिछले 1 साल में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में बढ़ा निवेश, लेकिन पिछले 5 साल में बढ़ा रेगुलर स्कीम से म्यूचुअल फंड में निवेश। और क्या म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश से हो सकते हैं रिटायर? कैसे हो म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट प्लान? क्या आपको इनमें निवेश करना चाहिए? बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज हमारा फोकस सबसे पहले आपके रिटायरमेंट प्लानिंग पे होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो अक्सर रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या वाकई इनकी स्कीम्स पर भरोसा करना चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड के जरिए, क्या केवल म्यूचुअल फंड के जरिए आपको अपनी निवेश रणनीति या अपनी रिटायरमेंट के कॉर्पस की प्लानिंग करनी चाहिए? इसी पर हम बारीकी से जानकारी आज लेंगे। ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग क्या म्यूचुअल फंड पर निर्भर करती है? हाय कविता। आई थिंक मैनी इन्वेस्टर्स के लिए ये ट्रू होगा कविता। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही मेन स्ट्रीम तरीका है इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। और रिटायरमेंट प्लानिंग में ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड हैव सम अमाउंट ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी की वजह से आप म्यूचुअल फंड्स में आते हैं और रिटायरमेंट के लिए इक्विटी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स एक मेन रोल प्ले करते हैं फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। संतोष, अब सवाल यहाँ पर यह है कि दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि रिटायरमेंट के लिए आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे कितना भरोसा करना चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि क्या म्यूचुअल फंड्स जो रिटायरमेंट स्कीम्स लॉन्च करते हैं, जिस भी तरह के रिटायरमेंट फंड है, क्या उन पर आप निर्भरता दिखा सकते हैं? तो पहले हम म्यूचुअल फंड के जरिए रिटायरमेंट के कॉर्पस को इकट्ठा करने की बात करते हैं, जो कि अमूमन हम देखते हैं हमारे दर्शकों का मकसद रहता है। हमको ये समझाएं कि रिटायरमेंट जैसे गोल के लिए केवल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपने आपको डाइवर्सिफाई करना क्या सही होगा? सो मेरे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, एक के बाद एक आंसर करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या म्यूचुअल फंड्स आपको रिटायरमेंट सॉल्यूशन का एक अच्छा तरीका दे सकते हैं या नहीं? इसका आंसर बहुत ही एम्फैटिक यस है। मुझे नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड्स से कोई ज्यादा अच्छा तरीका है फॉर लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर मोस्ट इंडियंस। तो अगर आप देखेंगे तो एक इन्वेस्टर को एक एसेट लोकेशन तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इक्विटी, डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी। तो ये चारों ऑप्शंस इन्वेस्टर्स को मिलते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। आपको ऑफ कोर्स मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा कि कौन सा फंड इक्विटी के लोकेशन लिया जाए, कौन सा डेट के लिया जाए, कौन सा गोल्ड, कौन सा इंटरनेशनल, और फिर मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाए।
अगर एक इन्वेस्टर ये चीज अच्छे से जानता है या फिर ऐसे कोई एडवाइजर की सर्विस लेता है या फिर जैसे ईडी मनी जीनियस हमारी सर्विस है उसको लेता है, तो वो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग से म्यूचुअल फंड के जरिए से कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ऑप्शन आपके पास है, आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। विद इन म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक और रिटायरमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है म्यूचुअल फंड कंपनीज ने कुछ साल पहले। और अच्छी बात यह है कि इसमें एक टैक्स सेविंग बेनिफिट भी मिलता है एटीसी के मुताबिक, और आप अप टू 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं और बचा सकते हैं अपना टैक्स भी वाइल प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। लेकिन इसमें एक खूबी भी है और एक लिमिटेशन भी है या फिर डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जो रिटायरमेंट स्कीम्स खास म्यूचुअल फंड लॉन्च करते हैं रिटायरमेंट एज अ सॉल्यूशन के लिए, उसमें आपका पैसा लॉक इन रहता है मिनिमम 5 इयर्स और अप टू 58, जो भी जल्दी आएगा। तो आप अगर एक 40 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल हैं या 30 ओल्ड इंडिविजुअल हैं और अपनी रिटायरमेंट के लिए आप ये फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि रिटायरमेंट सॉल्यूशन नाम के फंड्स हैं, तो आपका पैसा 5 साल 35 तक लॉक इन रहेगा या 45 तक लॉक इन रहेगा। लेकिन उसके बाद भी आपको एग्जिट लोड रह सकता है अप टू 8 इयर्स ऑफ 58। तो कभी कभी एग्जिट लोड 2% 3% भी रहते हैं कोई स्कीम्स में, तो आपको देख के करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम तुलना करें रिटायरमेंट सॉल्यूशन एज अ म्यूचुअल फंड स्कीम और आप खुद का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का बनाएं अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स के हिसाब से, तो मैं कहूंगा कि दूसरा ऑप्शन बेटर है, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से अपना फंड अलोकेशन चेंज करें, रिव्यू करें, रीबैलेंस करें। तो आपको एक फ्लेक्सिबल तरीका ज्यादा मिलेगा और शायद बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि अगर आप एक बार रिटायरमेंट फंड ले लेंगे तो आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते पैसे को। और सेकंड तरीके होते हैं, अगर आप इंश्योरेंस में जाएंगे तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज रिटायरमेंट और पेंशन प्लान लॉन्च करते हैं, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तीसरा होता है एनपीएस। अगर आप मेरे को रैंक करने को बोलेंगे कि कौन सी चीजें आपका मेन पार्ट हो सकता है पोर्टफोलियो का, तो मैं कहूंगा म्यूचुअल फंड्स फॉलोड बाय एनपीएस। एंड यूलिप आप तभी लें जब आप जानते हैं कि कौन से फंड्स को कब रीबैलेंस करना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज यूलिप फंड्स को अच्छे से उतना मैनेज नहीं करती हैं या उतना ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस नहीं होता है। बाकी निवेश विकल्पों पर हम जाएं उससे पहले मुझे थोड़ा सा जो म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स है संतोष, उन पर थोड़ी सी समझाइश चाहिए होगी बारीकी से, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट आपका एक सबसे लंबी अवधि का लक्ष्य होता है। अमूमन हम कहते हैं कि जब भी आप रिटायरमेंट के बारे में सोचें तो सबसे पहले इसको अपनी ज़िंदगी का पहला लक्ष्य बनाएं, ताकि आपकी एक निवेश करने की आदत शुरू हो जाएगी। ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके ऊपर और भी आर्थिक जिम्मेदारियाँ होंगी, जिसके चलते हो सकता है आप नहीं निवेश कर पाए, हो सकता है आप निवेश कर पाए लेकिन उतनी राशि का नहीं जितना आप पहले करते थे। इसीलिए ज़रूरी है कि इसको सबसे पहले आप निर्धारित कर लें। अब तरह तरह के निवेश विकल्प तो हमारे पास मौजूद हैं। भारतीयों को जो पसंद है उसमें से आपका पीएफ आ जाएगा, पीपीएफ आ जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट आ जाएगा और आपका रियल एस्टेट आ जाएगा। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की रिटायरमेंट स्कीम्स की बात करते हैं, ये स्कीम्स क्योंकि एक लंबा लॉक इन होता है, तो किस तरह, मतलब हम कहते हैं कि आपको उसी नज़रिए से रिटायरमेंट के प्रोडक्ट को देखना चाहिए, तो किस तरह से ये डिज़ाइन की जाती हैं, एक फंड मैनेजर का जो एलोकेशन होता है पोर्टफोलियो में वो किस तरह का होता है। बाकी स्कीम्स भी हैं इक्विटी ओरिएंटेड जहां पे आप निवेश कर सकते हो, लेकिन केवल जब हम इन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इनमें एलोकेशन किस लिहाज से अलग होता है, किस तरह का विवेक फंड मैनेजर का हमें चाहिए होता है और देखना चाहिए कि ये स्कीम रिटायरमेंट को लेकर जो म्यूचुअल फंड के पास है, एएमसी के पास है, वो बढ़िया है इसकी तुलना में। कविता, अगर आप रिटायरमेंट के ऑप्शंस जो म्यूचुअल फंड कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे तो आप समझेंगे कि मल्टीपल म्यूचुअल फंड कंपनीज ने डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं। कोई सिर्फ एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन लॉन्च करके ऑफर करता है, उसमें वो एक हाइब्रिड तरीके से पैसे को मैनेज करेंगे, इक्विटी और डेट दोनों को मिक्स करेंगे। मोस्टली वो एग्रेसिव हाइब्रिड स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे जिसमें अप टू 75-80% आपका पैसा इक्विटी में जाएगा और मिनिमम 65 जाएगा और बाकी का पैसा आपका डेट में जाएगा। और कोई कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको ऑप्शन देती हैं कि उनके पास रिटायरमेंट के 3 तरीके हैं, कंजर्वेटिव प्लान, मॉडरेट प्लान, एग्रेसिव प्लान। और अगर आप कंजर्वेटिव देखेंगे तो ये टिपिकली मैनेज होंगे एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड डेट प्रोडक्ट के हिसाब के जैसे, और मॉडरेट होगा बैलेंस्ड और एग्रेसिव हाइब्रिड के जैसे, और या फिर फुल इक्विटी प्लान होगा जो कि फुल्ली इक्विटी स्कीम के तरीके से मैनेज होगा। तो अल्टीमेटली ये पूरे जो
ऑप्शन आपको मिलेंगे, चाहे एक फ्रॉम अ फंड हाउस, चाहे मल्टीपल फ्रॉम अ फंड हाउस। ये चीज वही काम कर रही होती है जो बाकी म्यूचुअल फंड कंपनीज स्कीम्स काम कर रही होती हैं। अल्टीमेटली एक फुल इक्विटी प्लान फ्लेक्सी कैप जैसे काम कर रहा होगा, एक मॉडरेट प्लान एग्रेसिव हाइब्रिड जैसे काम कर रहा होगा। तो आपको ये देखना है कि आप अगर ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि पैसे को अगर लॉक इन नहीं है तो आप उसको जल्दी से यूज कर लेते हैं, या फिर एक डिसिप्लिन तरीके से पैसे को ग्रो करने का चांस नहीं देते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट आया तो रिडीम कर लेते हैं। तो आप अगर ऐसे इंडिविजुअल हैं तो आपको रिटायरमेंट स्कीम खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसमें लॉक इन रहेगा। और सबसे बड़ा कंपाउंडिंग पैसे का तभी आता है जब पैसे को टाइम देते हैं, और लॉक इन शायद एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है टू गिव टाइम टू कंपाउंड। तो आई वुड रिकमेंड गोइंग फॉर रिटायरमेंट स्कीम्स तभी जब भी आप एक डिसिप्लिन तरीके से पैसे को टाइम नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, और या फिर आप लॉक इन से दूर रहना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है पैसा मैनेज कर सकते हैं बराबर, तो आप खुद का पोर्टफोलियो बनाइए, डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, डिफरेंट एसेट क्लासेस का बनाइए, उसको खुद अपने एनुअल तरीके से मैनेज करिए, रिव्यू करिए परफॉर्मेंस को, और शायद आप उससे बेटर डाउनसाइड भी कर सकते हैं कंट्रोल में, और एक अपसाइड भी लेके आ सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, लॉक इन से पहले भी क्या निकला जा सकता है, और अगर आप निकलते हैं तो किसी भी तरह का भारी एक्सिट लोड आप पर पड़ेगा? मान लीजिए रिटायरमेंट का कॉर्पस आप तोड़ना चाहते हैं किसी वजह से। अमूमन तो हम कहते हैं कि इसीलिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि आपके निवेश को आपको ना तोड़ना पड़े किसी को। लेकिन अगर पैसे निकालने हो इन फंड्स में से तो किस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कितना होगा एक्सिट लोड, क्या कोई कॉस्ट लगेगा? So most retirements, कविता, will actually have 5 साल का मिनिमम लॉक इन। तो 5 साल के पहले आप पैसे को रिडीम नहीं कर पाएंगे अगर आप रिटायरमेंट सोल्यूशन खरीदते हैं तो। और 5 साल खत्म होने के बाद जब तक आप 58 ईयर्स के नहीं होंगे, जो कि रिटायरमेंट एज डिफाइन की गई है फॉर दीज प्रोडक्ट्स, तब तक आपको 2 से 3% का एग्जिट लोड लग सकता है। वो हर फंड हाउस का अपना खुद का एग्जिट लोड स्ट्रक्चर है, तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन 2 to 3% एग्जिट लोड काफी कॉमन है आफ्टर लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद। तो फिर इसलिए अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकालना चाहते हैं या आपको लगता है आपको लगेगा, तो आप रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट ना करें तो बेटर होगा। संतोष, इन फंड्स में क्या सभी तरह के फंड्स में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, या कुछ ही एएमसीज के फंड्स हैं जहां पर आप टैक्स बेनिफिट निवेश के वक्त उठा सकते हैं? So under SEBI regulations, कविता, जब फंड हाउस कोई भी अपने फंड को एज ए रिटायरमेंट प्रोडक्ट फाइल करता है और उस पर अप्रूवल लेता है, तो ही उस फंड में आपको एक टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि कभी-कभी रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स एएमसीज के पास विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे कोई लाइफ स्टेज फंड्स लॉन्च करेंगे फंड हाउसेज, या टारगेट मैच्योरिटी डेट काइंड ऑफ फंड्स लॉन्च करेंगे कि ये 2040 में ये फंड क्लोज एंड से बाहर आएगा, आपका पैसा ऑटोमेटिक मैच्योर होगा। या एक फंड ऑफ फंड प्लान से 30s के इंडिविजुअल के लिए, 40s के इंडिविजुअल के लिए, 50s के लिए। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फंड ऑप्शन भी अवेलेबल है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फंड हाउस से। लाइफ स्टेज फंड बोलते हैं इनको। इनमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो, लेकिन ये फंड्स इक्वली गुड हो सकते हैं आपके लिए अगर आप परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। 5 साल से ज्यादा भी इसमें कोई रोका जा सकता है? इन रिटायरमेंट फंड यस, आप 5 साल के ऊपर भी रख सकते हैं। 58 ईयर्स तक आपका पैसा, जैसे मैंने बताया कि लगेगा आपको एग्जिट लोड, और उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं 58 ईयर्स बाद। तो 5 साल तक अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप 5 साल के बाद अगर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। अमूमन हम जैसे कि बाकी के तो तमाम लंबी अवधि के प्रोडक्ट्स देखते हैं, तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं यूलिप का जिक्र करूं तो आपको फंड सिलेक्शन में थोड़ी सी रियायत दी जाती है। आप साल में 3-4 बार जो है अपना फंड सिलेक्शन बदल सकते हैं। क्या इस तरह की कोई सुविधा इस तरह के रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स में दी जाती है म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए, या अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपके पास उसमें से निकलने का ऑप्शन है? नहीं कविता, बेसिकली अगर कोई फंड हाउस के पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने बताया कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, मॉडरेट, इनमें आई थिंक अगर फंड हाउस चाहे तो प्रोवाइड कर सकता है फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट विदाउट एग्जिट, टू स्विच, मतलब आप अपना एसेट एलोकेशन मैनेज करने के लिए
एग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम से या एग्रेसिव इक्विटी प्लान से कंजर्वेटिव में जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम फंड हाउसेस का पास अवेलेबल है। लेकिन आपको ये देखना है कि आप जब इन्वेस्ट करें तो आप फंड हाउस के पास ही रहेंगे आपके पैसे, और अगर आप फंड हाउस की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा बट टू रिमूव। तो अगर आप ये एक लिमिटेशंस जो मैं बोलूंगा, या एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक है रिटायरमेंट सॉल्यूशंस का, अगर आप इससे दूर रहना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। एक है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। आप उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेम टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और ज्यादा भी मिलते हैं, अलग से 50,000 की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, और इनमें सेम बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री रीबैलेंसिंग होता है। तो आप अपना पैसा विदाउट एनी एग्जिट लोड्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ टैक्स चार्ज, या अगर आप इक्विटी से डेट में जाएंगे या डेट से इक्विटी में जाएंगे और आप इस साल में 4 बार तक कर सकते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है टू अर्न बेटर रिटर्न्स, अगर आप अपने पैसे को ढंग से मैनेज कर सकते हैं खुद तो। और यूलिप में भी सुविधा अवेलेबल है, आप टैक्स फ्री रीबैलेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन यूलिप के फंड्स का परफॉर्मेंस उतना ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट नहीं किया जाता। तो आपको अपने एडवाइजर, जो आपके इंश्योरेंस एडवाइजर है, आप उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा कि ये फंड कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे परफॉर्मेंस है, क्या बेंचमार्क है, और तो अकॉर्डिंगली आप उसको तमाम मैनेज कर सकते हैं। विकल्प जो आपने बताए हैं रिटायरमेंट के, टैक्स की छूट निवेश कर रहे हैं तब मिल रही है, लेकिन जब आप पैसे निकाल रहे हैं तब कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा टैक्स फ्रेंडली है, ये बताएं। क्योंकि रिटायरमेंट में के लिए जब आप अपनी जमा पूंजी को निकालते हैं तब अगर आपके ऊपर भारी टैक्स पड़ रहा है, तब मेरे ख्याल से आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा वो निवेश इंस्ट्रूमेंट। निवेश करते वक्त टैक्स बेनिफिट मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको वाकई उन पैसों की जरूरत होगी, उस पर अगर टैक्स लग रहा है, तब मेरे ख्याल से निवेशकों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन विड्रॉल के वक्त कौन सा होगा टैक्स के लिहाज से? तो वेल इन माय ओपिनियन म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस ऑलमोस्ट इक्वल तरीके से मैं बोलूंगा कि उनका टैक्स ट्रीटमेंट है और ज्यादा फ्रेंडली है। अगर आप देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा निकाल 10% सकते हैं, उसके बाद तो आपको 40% तक की शायद एन्युटी लगेगी, और एन्युटी पर भी आपको टैक्स लगेगा। तो उससे क्या बेहतर म्यूचुअल फंड्स नहीं है? नहीं, म्यूचुअल, मैंने आपको जैसे बताया, म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस बेटर हैं। म्यूचुअल फंड आपको सिर्फ 10% टैक्स लगेगा आपके गेन्स के ऊपर लॉन्ग टर्म, और अगर आप एनपीएस देखेंगे तो आपको 60% विड्रॉल टैक्स फ्री मिलता है, और 40% आपको एन्युटी में कन्वर्ट करना पड़ेगी। तो अगर आप 40% पे अगर अज्यूम करते हैं पूरे पे टैक्स लगेगा क्योंकि एन्युटी इनकम आएगी, तो अगर पूरा 30% भी टैक्स देते हैं आप, तो 40% पे आप 30% टैक्स दे रहे हैं, जो कि 12% है। और ये डिफर्ड टैक्स है, क्योंकि आप एन्युटी हर महीने या हर साल जो आप विड्रॉ करेंगे उस पे आपको तब टैक्स लगेगा। तो अगर आप तुलना करेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों इक्वल पैरामीटर है। आप डिपेंड करते हैं आपको पेंशन चाहिए कि आपको एक लमसम गेन चाहिए, जो कि म्यूचुअल फंड दे सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन यूलिप देखेंगे तो यूलिप में अगर कोई कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक मिनिमम इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रही है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितना मल्टीपल टाइम्स आपके प्रीमियम का होना चाहिए, लेकिन आपके प्रीमियम का कुछ मल्टीपल है आपका टर्म कवर मिनिमम, तो आपका पूरा विड्रॉल टैक्स फ्री होता है यूलिप्स में। लेकिन आपको ये देखना है कि यूलिप में आप कितना गेन कमा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते ही नहीं है, या फिर अपने फंड्स भी चेंज नहीं करते मार्केट कंडीशन के हिसाब से, तो आपका गेन बन नहीं पाता है यूलिप में उतना। तो अल्टीमेटली आप कम गेन कमा के टैक्स फ्री इनकम कमाना चाहते हैं, या ज्यादा गेन कमा के गेन पे टैक्स देना चाहते हैं, ये आपको एक निश्चय करना है एज इन्वेस्टर, और अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस लेनी है। चलिए, तो यहाँ पर बेहतर होगा कि अपने रिटायरमेंट के लक्ष्य को आप अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करें और किसी एक निवेश इंस्ट्रूमेंट में ना अटके रहें, और ना ही उसके भरोसे रहें कि वो आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस खड़ा करके देगा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए।